हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। स्टैंडर्ड 10 सब्जेक्ट हिंदी। विद्यार्थी मित्रों, उस दिन हम लोगों ने कालिदास का प्राणी प्रेम ये पाठ हमने शुरू किया। आधा पाठ हो गया। उसका लेखक का नाम है मोहन राकेश। तो विद्यार्थी मित्रों, संस्कृत भाषा के महान कवि के रूप में कालिदास प्राणियों के प्रति भी कितना प्रेम रखते थे, उसके बारे में ये पाठ उसका परिचय हमें देता है। तो विद्यार्थी मित्रों, एक राजपुरुष दंतुल के बाणों से घायल हरिण शावक को कालिदास उठाकर मल्लिका के घर ले आते हैं और वहां लाकर उसके अंगों पर ध्रुत का लेप लगाते हैं, उसके साथ बातचीत करते हैं, उसको ठीक करने के लिए बहुत प्रयत्न करते हैं और वहां पर वो मल्लिका को हिरण शावक को पिलाने के लिए दूध भी मंगवाते हैं और बिछोने पर आराम करने के लिए रख देते हैं। और इतना ही नहीं, खून की बूंदें देकर घायल हरिण शावक के घाव में से जो खून टपक रहा है, वो खून की बूंदें जमीन पर पड़ी हुई है और वो उस बूंदों को देखकर राजपुरुष दंतुल मल्लिका के घर पहुंचता है। वहां कालिदास और राजपुरुष दंतुल के बीच में बातचीत होती है। तो दंतुल वहाँ जब आता है तब कालिदास उसे दूध पिला रहे थे। किसको? हरिण शावक को दूध पिला रहे थे। यह देखकर दंतुल उससे क्या कहता है? दंतुल कहता है, कालिदास हरिण के मुंह से दूध पिला देता है। दंतुल वहाँ आकर कहता है, दूध पिलाकर इसके कोमल मांस को, यहाँ से हम लोग रुके थे, दूध पिलाकर उसके कोमल मांस को और अधिक कोमल कर देना चाहते हूँ। यहाँ से लेते हैं। तो कालिदास और मल्लिका चौंक कर उसे देखते रहते हैं। मल्लिका हरिण शावक को लिए थोड़ा पीछे हट जाती है। कालिदास दूध का भाजन आसन पर रख देता है। दंतुल ने कहा, कैसी आकस्मिक बात है कि ऐसा ही प्रश्न मैं तुम्हें पूछना चाहता हूँ। हमारा कभी का परिचय नहीं, फिर भी मेरे बाणों से आहत हरिण को उठा ले आने में तुम्हें संकोच नहीं हुआ? यह तो कहो कि द्वार तक रक्त की बूंदों के चिन्ह बने हैं, अन्यथा इन बादलों से घिरे दिनों में मैं तुम्हारा अनुसरण कैसे करता? जब कालिदास दंतुल को कहता है, जहाँ तक मैं जानता हूँ हम लोग परिचित नहीं है, कालिदास और दंतुल दोनों परिचित नहीं है, जाने पहचाने नहीं है। तब और वो कहते हैं, कालिदास कहते हैं, जहाँ तक मैं जानता हूँ हम लोग परिचित नहीं हैं। तुम्हारा एक अपरिचित घर में आने का साहस कैसे हुआ? कालिदास ने उसे कहा, तुम्हारा इस अपरिचित घर में आने का साहस कैसे हुआ? दंतुल एक बार मल्लिका की ओर देखता है, फिर कालिदास की ओर। तब दंतुल ने उन्हें जवाब दिया, कैसी आकस्मिक बात है कि ऐसा ही प्रश्न मैं तुमसे पूछना चाहता था। हमारा कभी का कोई परिचय नहीं रहा, फिर भी मेरे बाणों से घायल हरिण शावक को उठाकर ले आने में तुम्हें संकोच नहीं हुआ? यह तो कहो कि द्वार तक खून की बूंदों के चिन्ह बने हुए थे, नहीं तो इस बारिश के दिनों में मैं तुम्हारे घर तक इन बारिश के दिनों में मैं तुम्हारा अनुसरण कैसे कर पाता, मैं तुम्हें कैसे ढूंढ पाता, मेरे शिकार को मैं कैसे ढूंढ पाता? तो कालिदास ने कहा, देख रहा हूँ कि तुम इस प्रदेश के निवासी नहीं हो। कालिदास ने उसे कहा कि मैं देख रहा हूँ कि तुम इस प्रदेश के निवासी नहीं हो। दंतुल ने कहा, मैं तुम्हारी दृष्टि की प्रशंसा करता हूँ। मेरी वेशभूषा ही इस बात का परिचय देती है कि मैं यहाँ का निवासी नहीं हूँ। दंतुल ने कहा कि मेरी वेशभूषा ही इस बात का परिचय देती है कि मैं यहाँ का निवासी नहीं हूँ। कालिदास ने कहा, मैं तुम्हारी वेशभूषा को देखकर नहीं कह रहा। दंतुल ने कहा, तो क्या मेरे ललाट की रेखाओं को देखकर कह रहे थे? जान पड़ता है कि चोरी के अतिरिक्त सामुद्रिक विद्या का भी अभ्यास करते हो। सामुद्रिक विद्या यानी हस्तरेखाओं को देखकर भविष्य बताना, हस्तरेखाओं को देखकर बताना। तो मैं जान पड़ता है कि चोरी के अतिरिक्त सामुद्रिक विद्या का भी अभ्यास करते हो। तो मल्लिका चोट खाई सी कुछ आगे आती है। मल्लिका ने कहा, तुम्हें ऐसा लांछन लगाते लज्जा नहीं आती? दंतुल ने कहा, क्षमा चाहता हूँ देवी, परंतु यह हरिण शावक जिसे बाहों में लिए हैं मेरे बाण से आहत हुआ है, इसलिए यह मेरी संपत्ति है। दंतुल कहता है, मैं क्षमा चाहता हूँ देवी कि मैंने ऐसा बोला, लेकिन तुम जो हरिण शावक को अपने बाहों में लिए खड़ी हो, वो मेरे बाणों से घायल हुआ है। आहत होना यानी घायल होना, वो मेरे बाणों से घायल हुआ है। दंतुल ने कहा,
कालिदास ने कहा, इस प्रदेश में हरिणों का आखेट नहीं होता। राजपुरुष, पहले दंतुल ने क्या कहा, मैं क्षमा चाहता हूँ देवी, परंतु यह हरिण शावक जिसे तुम अपनी बाहों में लेकर खड़ी हो वो मेरे बाणों से घायल हुआ है, वो मेरे बाणों से घायल हुआ है, इसलिए यह मेरी संपत्ति है, मेरी संपत्ति मुझे लौटा तो देगी, ऐसा दंतुल कहता है। आप मेरी संपत्ति को मुझे लौटा दो। हरिण शावक किसकी संपत्ति है, तो दंतुल। क्यों, तो दंतुल के बाणों से हरिण शावक घायल हुआ है, इसीलिए दंतुल के मतानुसार यह घायल हरिण शावक मेरी संपत्ति है। दंतुल ने कहा, कालिदास ने कहा, इस प्रदेश में हरिणों का आखेट नहीं होता। राजपुरुष, आखेट यानी कि शिकार, इस प्रदेश में हरिणों का शिकार नहीं होता। ग्रामीण युवक, अपराध और न्याय का शब्दार्थ भी जानते हो। देखो कालिदास को दंतुल ने क्या कहा, ग्रामीण युवक अपराध और न्याय का शब्दार्थ भी तुम जानते हो। कालिदास ने कहा, शब्द और अर्थ राजपुरुषों की संपत्ति है, जानकर आश्चर्य हुआ। ऐसा मानना है कि जैसे शब्द और अर्थ खाली राजपुरुषों को ही पता होता है। यह जानकर कालिदास कहता है, शब्द और अर्थ राजपुरुषों की संपत्ति है, यह जानकर आश्चर्य हुआ। दंतुल ने कहा, समझदार व्यक्ति जान पड़ते हो, फिर भी नहीं जानते कि राजपुरुषों के अधिकार बहुत दूर तक आते हैं। मुझे देर हो रही है, यह हरिण शावक मुझे दे दो। क्या कहा, दंतुल ने कहा, समझदार व्यक्ति जान पड़ते हो, फिर भी नहीं जानते कि राजपुरुष के अधिकार बहुत दूर दूर तक आते हैं। मुझे देर हो रही है, यह हरिण शावक मुझे दे दो। कालिदास ने कहा, यह हरिण शावक इस पार्वत्य भूमि की संपत्ति है। पार्वत्य यानी पहाड़ी विस्तार, पार्वत्य भूमि यानी पहाड़ी विस्तार, तो पार्वत्य भूमि की संपत्ति है राजपुरुष, और इसी पार्वत्य भूमि के निवासी हम, इसके सजातीय है, वो भी पहाड़ पर रहने वाले हैं, हम भी पहाड़ पर रहने वाले हैं, और दोनों पहाड़ी पर रहने वाले दोनों हरिण शावक और कालिदास दोनों सजातीय है, ऐसा कालिदास ने कहा। तो तुम यह सोचकर भूल कर रहे हो कि हम इसे तुम्हारे हाथ में सौंप देंगे। कालिदास ने क्या कहा, तुम यह सोचकर भूल कर रहे हो कि हम इस हरिण शावक को तुम्हारे हाथ में सौंप देंगे। मल्लिका, इसे अंदर ले जाकर तल्प या किसी आस्तरण पर सुला दो। क्या कहा कालिदास ने, मल्लिका इसे अंदर ले जाकर तल्प या किसी आस्तरण पर सुला दो। अंबिका सहसा अंदर से आती है। विद्यार्थी मित्रों, अंबिका नाम है, वो अंबिका कौन है, तो मल्लिका की माता। अंबिका मल्लिका की माता। मल्लिका को कालिदास ने कहा, मल्लिका इसे अंदर ले जाकर तल्प या आस्तरण पर सुला दो। आगे अंबिका ने कहा, इस घर के तल्प और आस्तरण हरिण शावकों के लिए नहीं है। अंबिका वहाँ आती है और कहती है, इस घर के तल्प और आस्तरण हरिण शावक के लिए नहीं है। आगे मल्लिका ने कहा, तुम देख रही हो माँ। अंबिका ने कहा, हाँ देख रही हूँ, इसीलिए तो कह रही हूँ, तल्प और आस्तरण मनुष्य के सोने के लिए हैं। क्या कहा, मैं देख रही हूँ इसीलिए तो कह रही हूँ कि तल्प और आस्तरण मनुष्य के सोने के लिए है, पशुओं के लिए नहीं है। कालिदास ने कहा, इसे मुझे दे दो। मल्लिका दूध का भाजन नीचे रख देता है और बढ़कर हरिण शावक को अपनी बाहों में ले लेता है। इसके लिए मेरी बाहों का आस्तरण ही पर्याप्त होगा, मैं इसे घर ले जाऊंगा। द्वार की ओर चल देता है। क्या कहा, कालिदास ने कहा, दूध का भाजन नीचे रख देता है और बढ़कर हरिण शावक को अपनी बाहों में ले लेता है। इसके लिए और कहते हैं, इसके लिए मेरी बाहों का आस्तरण ही पर्याप्त होगा। हिरण शावक के लिए मेरी बाहों का आस्तरण ही पर्याप्त होगा। आस्तरण यानी कि बिछोना पर्याप्त होगा। मैं इसे घर ले जाऊंगा, मैं इस घायल हरिण शावक को अपने घर ले जाऊंगा। द्वार की ओर चल देता है। कालिदास द्वार की ओर चले जाते हैं। दंतुल ने कहा, और राजपुरुष दंतुल तुम्हें ले जाते देखता रहेगा। राजपुरुष दंतुल आगे क्या कहता है, तुम उसे अपने घर ले जाना चाहते हो, तो क्या राजपुरुष दंतुल तुम्हें इस हरिण शावक को अपने घर ले जाने देगा। कालिदास ने कहा, यह राजपुरुष की रुचि पर निर्भर करता है। यह राजपुरुष की रुचि पर निर्भर करता है, ले जाने देना या न ले जाने देना, यह राजपुरुष की रुचि पर निर्भर करता है। बिना उसकी ओर देखे ड्योढ़ी में चला जाता है। कालिदास बिना दंतुल की ओर देखे ड्योढ़ी में बैठकर चले जाते हैं। दंतुल ने कहा, राजपुरुष की रुचि अरुचि क्या होती है, संभवतः इसका परिचय तुम्हें देना आवश्यक
होगा। दंतुल ने क्या कहा कि राजपुरुष की रुचि और अरुचि क्या होती है, इसका परिचय भी तुम्हें मुझे देना होगा। कालिदास बाहर चला जाता है, केवल उसका शब्द ही सुनाई देता है। कालिदास बाहर चला जाता है, केवल उसका शब्द ही सुनाई देता है। कालिदास ने कहा संभवतः। दंतुल ने कहा संभवतः। तलवार की मुठ पर हाथ रख के उसके पीछे जाना चाहता है। दंतुल भी तलवार की मुठ पर हाथ रखकर कालिदास के पीछे जाना चाहता है। मल्लिका शीघ्रता से द्वार के सामने खड़ी हो जाती है। मल्लिका शीघ्रता से द्वार के सामने खड़ी हो जाती है और दंतुल को उसके पीछे जाने से रोकती है। देखो, कालिदास ड्योढ़ी में बैठकर हिरण शावक को लेकर अपने घर जाने के लिए ड्योढ़ी में बैठकर जा रहे हैं। तो जाते समय क्या कहता है कि राजपुरुष की रुचि और रुचि क्या होती है, संभवतः इसका परिचय तुम्हें देना होगा। कालिदास वहाँ से बाहर चला जाता है, केवल उसका शब्द ही सुनाई देता है। कालिदास ने कहा संभवतः, तो दंतुल ने कहा संभवतः मतलब तलवार की मुठ पर हाथ रखकर उसके पीछे जाना चाहते हैं। मल्लिका शीघ्रता से जल्दी से दरवाज़ा रोकती है, दरवाजे के सामने खड़ी हो जाती हैं। मल्लिका ने कहा ठहरो राजपुरुष, हरिण शावक के लिए हठ मत करो। मल्लिका राजपुरुष को रोकती है और कहती है ठहरो राजपुरुष, हरिण शावक के लिए हठ मत करो। हरिण शावक, शावक यानी कि बच्चा, हरिण का बच्चा। हरिण शावक के लिए हठ मत करो। हठ यानी कि जिद मत करो। तुम्हारे लिए प्रश्न अधिकार का है, उसके लिए संवेदना का। विद्यार्थी मित्रों, ये जो है तुम्हारे लिए प्रश्न अधिकार का है, इसके लिए संवेदना का, ये आशय स्पष्ट करो में पूछा जाता है। तो तुम्हारे लिए प्रश्न अधिकार का है, उसके लिए संवेदना का मतलब ये वाक्य आशय स्पष्ट करो में लिखने का कि उपरोक्त वाक्य कालिदास का प्राणी प्रेम पाठ में से लिया गया है। इस पाठ के लेखक का नाम मोहन राकेश है। तो उपरोक्त वाक्य मल्लिका बोलती है, जब तलवार की मुठ पर हाथ रखकर दंतुल कालिदास के पीछे जाना चाहता है, तब मल्लिका दरवाजे पर खड़ी हो जाती है और उसे कहती है कि हरिण शावक के लिए हठ मत करो राजपुरुष, तुम्हारे लिए प्रश्न अधिकार का है, पर उसके लिए संवेदना का मतलब दंतुल के लिए प्रश्न अधिकार का है कि दंतुल का बाण, हरिण शावक को दंतुल का बाण लगा है और इसीलिए इसके लिए हरिण शावक को दंतुल का बाण लगा है और इसीलिए हरिण शावक के ऊपर दंतुल का अधिकार है। लेकिन कालिदास के लिए ये प्रश्न संवेदना का, वो हरिण शावक बाण लगने से सीधा कालिदास की गोद में आकर गिरा, बराबर, जिसकी वजह से कालिदास उसको उठा के मल्लिका के घर ले आए और उसको दूध का लेप लगाया, उसे दूध पिलाया, आस्तरण पर सुलाया, उसको अपनी बाहों में उठाया और अपने घर उसको स्वस्थ करने के लिए ले गए। मतलब कालिदास संवेदनशील व्यक्ति है और वो प्राणियों का शिकार नहीं करने देना चाहते। हरिण शावक को वो दंतुल के हाथों नहीं देना चाहते, क्योंकि संवेदनशील व्यक्ति कालिदास है और कालिदास अपने जीते जी हरिण शावक को दंतुल के हाथों में नहीं देंगे, क्योंकि कालिदास ने उसे बचाया है। तो मल्लिका कहती है ठहरो राजपुरुष, हरिण शावक के लिए हठ मत करो, तुम्हारे लिए प्रश्न अधिकार का है, उनके लिए संवेदना का। कालिदास निशस्त्र होते हुए भी तुम्हारे शस्त्र की चिंता नहीं करेंगे। क्या कहा कालिदास? निशस्त्र यानी जिसके हाथ में शस्त्र नहीं है। निशस्त्र शब्द समूह के लिए एक एक शब्द पूछा जाता है। निशस्त्र, याद रखना, निशस्त्र, जिसके हाथ में या जिसके पास शस्त्र नहीं है, निशस्त्र। तो कालिदास निशस्त्र होते हुए भी तुम्हारे शस्त्र की चिंता नहीं करेंगे। दंतुल ने कहा कालिदास तुम्हारा अर्थ देखो, यहाँ से दंतुल को पता चल जाता है। मल्लिका ने क्या कहा कि कालिदास निशस्त्र होते हुए भी तुम्हारे शस्त्र की चिंता नहीं करेंगे। तो ये कालिदास नाम सुनकर दंतुल चौंक पड़ता है। क्या कहा देखो, दंतुल ने कहा कालिदास तुम्हारा अर्थ है कि मैं जिनसे हरिण शावक के लिए तर्क कर रहा था वे कवि कालिदास है। मल्लिका के बोलने से, क्या बोलने से, को कालिदास निशस्त्र होते हुए भी तुम्हारे शस्त्र की चिंता नहीं करेंगे, ऐसा मल्लिका ने जब बताया, तब कालिदास नाम सुनते ही दंतुल बोल पड़ता है कालिदास तुम्हारा अर्थ है कि मैं जिससे हरिण शावक के लिए तर्क कर रहा था वे कवि कालिदास है। दंतुल समझ गया कि मैं
जिससे हरिण शावक के लिए तर्क वितर्क कर रहा था वो दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है, पर वो स्वयं कवि कालिदास है। तो कालिदास नाम सुनते ही दंतुल को पता चल जाता है कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो कवि कालिदास है। मल्लिका ने कहा, हाँ हाँ, परंतु तुम यह कैसे जानते हो कि कालिदास कवि है? क्या कहा? मल्लिका ने कहा, हाँ हाँ, परंतु तुम यह कैसे जानते हो कि कालिदास कवि है? तो दंतुल ने कहा, कैसे जानता हूँ? उज्जैनी की राज्यसभा का प्रत्येक व्यक्ति ऋतु संहार के लेखक कवि कालिदास को जानता है। देखो, उज्जैनी की कालिदास ने क्या कहा? दंतुल ने कैसे जानता? दंतुल ने कहा, कैसे जानता हूँ? उज्जैनी की राज्यसभा का प्रत्येक व्यक्ति ऋतु संहार के लेखक कवि कालिदास को जानते हैं। ऋतु संहार की रचना किसने की है? तो कालिदास ने। तो दंतुल कैसा है? कैसे नहीं जानता? उज्जैनी की राज्यसभा का प्रत्येक व्यक्ति ऋतु संहार के लेखक कालिदास को जानता है। मल्लिका ने कहा, उज्जैनी की राज्यसभा का प्रत्येक व्यक्ति उन्हें जानता है। मल्लिका को दंतुल ने बताया कि उज्जैनी की राज्यसभा का प्रत्येक व्यक्ति ऋतु संहार के लेखक कवि कालिदास को जानता है। तो मल्लिका ने कहा, उज्जैनी की राज्यसभा का प्रत्येक व्यक्ति उन्हें जानता है। दंतुल ने कहा, सम्राट ने स्वयं ऋतु संहार पढ़ा। सम्राट विक्रमादित्य के समय में बराबर ये हो गए थे। सम्राट ने स्वयं ऋतु संहार पढ़ा और उसकी प्रशंसा की। देखो, ध्यान रखना विद्यार्थी मित्रों, कालिदास के समय में उज्जैनी के राजा कौन से? तो विक्रमादित्य के समय में कवि कालिदास हो गए थे और उन्हीं के राज्य में रहते थे। इसीलिए ऐसा भी माना जाता है कि कवि कालिदास का जन्म उज्जैनी में हुआ था और विक्रमादित्य के समय में उनका जन्म हुआ था। देखो, विक्रमादित्य के समय में वो हो गए तो सम्राट ने स्वयं ऋतु संहार पढ़ा और उसकी प्रशंसा की। इसीलिए आज उज्जैनी का राज्य ऋतु संहार के लेखक कालिदास का सम्मान करना और उन्हें राजकवि का सम्मान देना चाहता है। देखो, सम्राट ने स्वयं ऋतु संहार पढ़ा और उसकी प्रशंसा की। इसीलिए आज उज्जैनी का राज्य ऋतु संहार के लेखक का सम्मान करना चाहता है और उसे राजकवि का सम्मान देना चाहता है। ऋतु संहार के लेखक कौन है? तो कवि कालिदास। तो सम्राट विक्रमादित्य ने ऋतु संहार पढ़ा और उसकी प्रशंसा की। इसीलिए आज उज्जैनी का राज्य कवि कालिदास को ऋतु संहार के लेखक का सम्मान करना चाहता है और उसे राजकवि का सम्मान देना चाहता है। उज्जैनी के राज्य में कवि कालिदास को राजकवि का सम्मान देना चाहता है। आचार्य वररुचि इसी उद्देश्य से उज्जैनी से यहाँ आए हैं। दूसरा कौन आया है? तो आचार्य वररुचि। इसी उद्देश्य से, मतलब कालिदास को ढूंढने के उद्देश्य से, कालिदास को उज्जैनी ले जाकर राज्यसभा में उनका सम्मान करना चाहते हैं और उनको राजकवि का सम्मान देना चाहते हैं। इसलिए आचार्य वररुचि भी उनको ढूंढते हुए वहाँ पर आए हैं। मल्लिका सुनकर स्तंभित सी हो गई। मल्लिका सुनकर आश्चर्यचकित हो गई, स्तंभित हो गई, स्तब्ध हो गई। मल्लिका ने कहा, उज्जैनी का राज्य उन्हें सम्मान देना चाहता है, राजकवि का आसन। उज्जैनी का राज्य उन्हें सम्मान देना चाहता है और राजकवि का आसन देना चाहता है। दंतुल ने कहा, मुझे खेद है, मैंने उनके साथ अशिष्टता का व्यवहार किया। दंतुल खेद प्रकट करता है। दंतुल ने खेद प्रकट करते हुए कहा कि मुझे खेद है कि मैंने उनके साथ अशिष्टता का व्यवहार किया, मुझे जाकर उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। दंतुल कहता है कि मुझे जाकर उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। तो इस प्रकार दंतुल से न डरकर कालिदास हिरण शावक को बचाने के लिए डोरी में बैठकर अपने घर हिरण शावक को ले जाते हैं, पर दंतुल उनके पीछे तलवार लेकर जाता है। तलवार लेकर जाने का प्रयत्न करता है। कहता है कि हिरण शावक मेरे बाणों से घायल हुआ है, इसीलिए वह मेरी संपत्ति है। लेकिन तब मल्लिका दरवाजे पर खड़ी रह जाती है और उसे रोकती है और कहने लगती है कि तुम्हारे लिए प्रश्न अधिकार का है, पर उनके लिए संवेदना का। कालिदास के पास हथियार नहीं है, फिर भी तुम्हारे शस्त्र की चिंता वो नहीं करेंगे, तुम्हारे शस्त्र से वो डरेंगे नहीं, और जिस हिरण को वो बचाना चाहते हैं उसको तुम्हारे हाथों में सौंपेंगे नहीं। तो इस प्रकार विद्यार्थी मित्रों, कालिदास नाम सुनते ही दंतुल चौंक पड़ता है और कहने लगता है, कालिदास
तुम्हारा अर्थ है कि हरिण शावक के लिए मैं जिनके साथ तर्क कर रहा था वो दूसरा कोई नहीं पर कवि कालिदास है। तब मल्लिका कहते हैं कि परंतु तुम कैसे जानती हो कि ये कवि कालिदास है, कालिदास कवि हैं। तब दंतुल उन्हें उसे बताता है कि मैं कैसे जानता हूँ। उज्जैनी की राज्यसभा में प्रत्येक व्यक्ति ऋतु संहार के लेखक कवि कालिदास को जानते हैं और कवि कालिदास को सब ढूंढने के लिए निकले हैं, क्योंकि सम्राट ने ऋतु संहार पढ़ा और उसकी प्रशंसा की और इसीलिए उज्जैनी की राज्यसभा कवि कालिदास को सम्मान करना चाहते हैं और उन्हें राजकवि का सम्मान देना चाहता है। आचार्य वररुचि भी इसी उद्देश्य से उज्जैनी से यहाँ आए हैं और इस प्रकार कालिदास ऋतु संहार के लेखक है और राजा विक्रमादित्य के दरबार में उसे राजकवि का सम्मान उन्होंने दिया। तो इस प्रकार हमारा ये पाठ पूरा हुआ, कैसे कालिदास दंतुल से न डरकर हरिण शावक को बचाते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, हम यहाँ पर पहले शब्दार्थ लेंगे। आगे तो देखते हैं। हरिण शावक यानी हिरण का बच्चा। मृगछोना यानी आस्तरण। मृगछोना फिर से लेते हैं। हरिण शावक यानी हिरण का बच्चा। मृगछोना। आस्तरण यानी बिछोना, गद्दा। कुलांच यानी चौकड़ी भरना, याद रखना। द्रुत यानी घी। भाजन यानी पात्र या बर्तन। अनुसरण यानी पीछे पीछे चलना। सामुद्रिक यानी कि हस्तरेखा की विद्या। ज्योतिष विद्या कहते हैं ना, सामुद्रिक यानी हस्तरेखा विद्या। ज्योतिष। आखेट यानी शिकार। पार्वत्य यानी कि पर्वतीय पहाड़ी विस्तार। अपवाद यानी निंदा। व्यथित यानी दुखी। तल्प यानी शैया या अटारी। तो विद्यार्थी मित्रों, अब हम उसके स्वाध्याय की भी चर्चा करेंगे। देखो, आपने स्वाध्याय की चर्चा करिए। तो विद्यार्थी मित्रों, हम लोग स्वाध्याय लेते हैं। प्रश्न नंबर 1। निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर 1। हरिण शावक इनमें से किसके बाणों से घायल हुआ था? तो जवाब है दंतुल। जवाब क्या है? दंतुल। कालिदास हरिण शावक के अंगों पर खाली जगह का लेप लगाना चाहता है। तो जवाब है द्रुत। कालिदास किसका लेप लगाना चाहता है? द्रुत का लेप। बराबर। आगे लेते हैं। मेरी वेशभूषा ही इस बात का परिचय देती है कि मैं यहाँ का निवासी नहीं हूँ। यह वाक्य कौन किससे कहता है? बराबर। तो जवाब है दंतुल कालिदास से। कौन कहता है? दंतुल कालिदास से। फिर से, मेरी वेशभूषा ही इस बात का परिचय देती है कि मैं यहाँ का निवासी नहीं हूँ। यह वाक्य कौन किसे कहता है? तो दंतुल कालिदास से कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। उज्जैनी की राज्यसभा का प्रत्येक व्यक्ति कालिदास को किस लिए जानता है? उज्जैनी की राज्यसभा का प्रत्येक व्यक्ति कालिदास को किस लिए जानता है? तो उज्जैनी की राज्यसभा का प्रत्येक व्यक्ति कालिदास को ऋतु संहार के लिए जानता है। किसके लिए जानता है? ऋतु संहार। उज्जैनी की राज्यसभा का प्रत्येक व्यक्ति कालिदास को ऋतु संहार के लिए जानता है। प्रश्न नंबर 1। निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो प्रश्न नंबर 1 उसमें लिखते हैं। प्रश्न नंबर 1 में देखो, कालिदास कौन थे? तो कालिदास महान संस्कृत भाषा के महान कवि थे। फिर से, कालिदास कौन थे? कालिदास संस्कृत भाषा के महान कवि थे। जवाब यही लिखने का है, कालिदास संस्कृत भाषा के महान कवि थे। आगे, हरिण शावक किसके बाणों से घायल हुआ? हरिण शावक किसके बाणों से घायल हुआ? तो हरिण शावक दंतुल के बाणों से घायल हुआ। हरिण शावक दंतुल के बाणों से घायल हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन। कालिदास हिरण को कहाँ ले गए? तो कालिदास हिरण को मल्लिका के घर ले गए। कालिदास हिरण शावक को कहाँ ले गए? मल्लिका के घर। बराबर। आगे लेंगे। कालिदास हरिण शावक को कहाँ ले गए? मल्लिका के घर। अंत में दंतुल ने
कालिदास को कैसे पहचाना। अंत में दंतुल ने कालिदास को कैसे पहचाना। तो अंत में जब कालिदास हिरण को लेकर अपने घर चले गए तब दंतुल भी उनके पीछे जा रहे थे। तब मल्लिका ने दरवाज़ा रोकते हुए कहा कि तुम्हारे लिए प्रश्न अधिकार का है, पर कालिदास उसके लिए प्रश्न संवेदना का है। वो कालिदास नाम बोला, कालिदास निशस्त्र होते हुए भी तुम्हारे शस्त्रों की चिंता नहीं करेंगे। ऐसा जब मल्लिका ने कहा तब दंतुल को पता चल गया कि ये, तब दंतुल ने कालिदास को पहचान लिया। आगे निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर 1, माँ के रुष्ट होने के पीछे मल्लिका क्या अनुमान करती है। तो जवाब है, मल्लिका कालिदास के साथ बरसात में बाहर गई थी, इसलिए वह बुरी तरह भीगकर घर लौटी थी। मल्लिका अनुमान करती है कि उसकी माँ के रुष्ट होने का यही कारण है। तो मल्लिका कालिदास के साथ बाहर गई थी और बारिश में बाहर गई थी और बहुत बुरी तरह से भीगकर घर पर वापस लौटी है, और इसलिए मल्लिका अनुमान करती है कि उसकी माँ के रुष्ट होने के पीछे यही कारण है। प्रश्न नंबर 2, दंतुल कौन था, वह मल्लिका के घर कैसे पहुँचा। तो जवाब है, दंतुल उज्जैनी की राज्यसभा का राजपुरुष था। फिर से, दंतुल उज्जैनी राज्य का राजपुरुष था। उसके बाण से हरिण शावक घायल हुआ था। घायल हरिण शावक अपनी जान बचाने के लिए कालिदास की गोद में आ गया था। कालिदास उसे लेकर मल्लिका के घर आ गए थे। रास्ते में हरिण शावक के टपकते खून को देखते हुए राजपुरुष दंतुल अपने शिकार को खोजते हुए मल्लिका के घर पहुंचा था। फिर से, दंतुल उज्जैनी राज्य का राजपुरुष था। उसके बाण से एक हरिण शावक घायल हुआ था। घायल हरिण शावक अपनी जान बचाने के लिए कालिदास की गोद में आ गया था। कालिदास उसे लेकर मल्लिका के घर ले गए। तब रास्ते में हरिण शावक के टपकते खून को देखते देखते राजपुरुष दंतुल अपने शिकार को खोजते हुए मल्लिका के घर पहुंचा। प्रश्न नंबर 3, कालिदास ने दंतुल को हरिण शावक के लिए हत न करने के लिए क्यों कहा। मल्लिका ने दंतुल को हरिण शावक के लिए हत न करने के लिए क्यों कहा। तो जवाब है, दंतुल कालिदास से घायल हरिण शावक लेने पर अड़ा हुआ था। दंतुल कालिदास के पास क्या मांग रहा था, तो हरिण शावक लेने के लिए दंतुल अड़ा हुआ था। मल्लिका ने दंतुल से कहा कि तुम्हारे लिए घायल हरिण शावक को पाना अधिकार का प्रश्न है। घायल हरिण शावक को पाना दंतुल के लिए अधिकार का प्रश्न है, जबकि कालिदास के लिए उसे न देना संवेदना का प्रश्न है। अधिकार के प्रश्न से संवेदना का प्रश्न अधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए मल्लिका ने दंतुल को हरिण शावक के लिए हत न करने के लिए कहा। क्या कहा कि तुम्हारे लिए प्रश्न अधिकार का है, कि तुम्हारे बाणों से हरिण शावक घायल हुआ है, इसीलिए तुम्हारे लिए प्रश्न अधिकार का है। पर कालिदास के लिए हरिण शावक न देना ये संवेदना का प्रश्न है। अधिकार के प्रश्न से संवेदना का प्रश्न अधिक महत्वपूर्ण है, और इसीलिए मल्लिका ने दंतुल को हरिण शावक के लिए हत न करने के लिए कहा। आगे प्रश्न, कालिदास दंतुल को अपराधी न मानने के लिए क्या तर्क करता है। कालिदास दंतुल को अपराधी न मानने के लिए क्या तर्क करता है। तो जवाब है, कालिदास दंतुल को अपराधी न मानने के लिए क्या तर्क करता है। जवाब है, राजपुरुष दंतुल ने जिस क्षेत्र में हरिण शावक का आखेट किया था उस क्षेत्र में हरिणों का आखेट करना मना था। राजपुरुष दंतुल बाहर से आया था, इसलिए उसे यहाँ के नियम की जानकारी नहीं थी। कालिदास दंतुल को हरिण शावक का आखेट करने के लिए अपराधी न मानने के लिए यह तर्क देते हैं। तो कालिदास दंतुल को अपराधी न मानने के लिए तर्क देते हैं, क्योंकि कालिदास कहते हैं कि राजपुरुष दंतुल ने जिस क्षेत्र में हरिण शावक का शिकार किया था उस क्षेत्र में हरिण शावक का शिकार करना मना था, और राजपुरुष दंतुल बाहर से आए थे, उन्हें यह नियम की जानकारी नहीं थी, इसलिए दंतुल को हरिण शावक की आखेट करने के लिए अपराधी न मानने के लिए तर्क देते थे। उज्जैनी की राज्यसभा का नेक्स्ट क्वेश्चन, उज्जैनी की राज्यसभा कवि कालिदास का सम्मान किस तरह करना चाहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उज्जैनी की राज्यसभा कवि कालिदास का सम्मान किस तरह करना चाहती है। तो जवाब है, उज्जैनी की राज्यसभा का प्रत्येक व्यक्ति ऋतु संहार के लेखक
कवि कालिदास को जानता है। सम्राट ने स्वयं ऋतु संहार पढ़ा है और उसकी प्रशंसा की है। इसीलिए उज्जैनी की राज्यसभा कवि कालिदास को राज कवि का सम्मान देकर उन्हें सम्मानित करना चाहती है। उज्जैनी की राज्यसभा का प्रत्येक व्यक्ति ऋतु संहार के लेखक कवि कालिदास को जानता है। सम्राट ने स्वयं ऋतु संहार भी पढ़ा और उसकी प्रशंसा की। इसीलिए उज्जैनी की राज्यसभा कवि कालिदास को राज कवि का सम्मान करना चाहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 4 आगे देखते हैं। विद्यार्थी मित्रों, हम लोग जहाँ से बाकी है प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के 4-5 वाक्य में उत्तर लिखिए। ये प्रश्न हम अगले वीडियो पीरियड में लेंगे। ओके, तो थैंक यू।